चंचल अपने नाम की तरह बड़ी ही चुलबुली लड़की थी। अपने माँ बाप की लाडली और दुलारी थी। चंचल चुलबुली और समझदार थी और उसकी यही खूबी राहुल नाम के लड़के को भी भा गई। उसने चंचल को जीवन संगिनी बनाने का विचार किया। राहुल एक अच्छे घर का लड़का था, इसलिए चंचल के परिवार वाले झट से इस शादी के लिए मान गए। कुछ ही दिनों में दोनों की सगाई तय हो गई। ओह राहुल, आई एम सो एक्साइटेड। तुम्हें पता है, मैंने तो सोच लिया है मैं अपनी एंगेजमेंट पर वो फिश कट वाला गाउन पहनूंगी। हाँ बाबा, जो जी में आए वो करना। वैसे भी ये दिन लौटकर थोड़ी ना आते हैं। कुछ दिनों बाद दोनों की सगाई हो जाती है। सगाई वाले दिन चंचल और राहुल ने एक साथ खूब सेल्फी ली, जिसे झट से चंचल ने अपने सोशल मीडिया पर अपलोड कर दिया। ऐसे ही कुछ महीने बीत गए और उनकी शादी का दिन भी आ गया। चंचल के माता पिता ने अपनी लाडली को राहुल के साथ विदा कर दिया। चंचल रास्ते भर रोते हुए आई। अपने माता पिता से बिछड़ने का गम वो भुला नहीं पा रही थी। राहुल ने उसे सहारा देते हुए चुप करवाया। मेरी चंचल तो हमेशा चंचलता बिखेरते और मुस्कुराते हुए ही अच्छी लगती है। चलो अब मुस्कुरा दो, नहीं तो सारा मेकअप खराब हो जाएगा। फिर सब रिश्तेदार मुंह दिखाई पर कहेंगे कि कैसी बीवी ले आया। क्या तुम भी इतनी बुरी दिखती हो क्या बिना मेकअप के? अरे नहीं डार्लिंग, तुम तो बहुत खूबसूरत हो, इसीलिए तो पहली नजर में मुझे पसंद आ गई थी। चलो अब एक सेल्फी ले लें, सोशल मीडिया पर पोस्ट करनी है ना। इसी तरह बातें करते हुए चंचल अपने ससुराल आ जाती है। बैंड बाजों पर सभी रिश्तेदार खूब थिरक कर डांस कर रहे थे। शादी की रस्मों रिवाज और दूर के सफर में चंचल थक चुकी थी। राहुल, इन्हें बोलो ना अब बस भी करें। साल भर का डांस आज ही कर लेंगे क्या? मैं बहुत थक गई हूँ, मुझे आराम करना है। थोड़ी देर और रुक जाओ ना चंचल, देखो सब कितने खुश हैं। और माँ को देखो, वो कैसे ठुमक ठुमक कर नाच रही है। काफी देर खड़ा रहने के बाद राहुल की माँ गीता अपनी नई बहू का गृह प्रवेश करती है। गृह प्रवेश करते ही गीता ने कहा, बहू ये सभी हमारे रिश्तेदार हैं। वो बड़ी बुआ जी, वो छोटी, वो माँ, मौसी और हाँ ये चाचा चाची। चलो अब जल्दी से इन सबके पांव छूकर इनका आशीर्वाद ले लो। चंचल ने नजर उठाकर देखा तो सामने काफी लंबी लाइन लगी थी। ये सब रिश्तेदार हैं या पूरा मोहल्ला? चल बेटा चंचल, अब शुरू हो जा। चंचल एक एक कर सभी रिश्तेदारों के पांव छूने लगी। सबने उसे खूब आशीर्वाद दिया। चंचल अब पूरी तरह थक चुकी थी। वो उस भारी भरकम लहंगे को उतार कर आराम करना चाहती थी। देख गीता, मैंने तो रात वाली ट्रेन से दिल्ली चले जाना है, तो तू बहू को बोल अपने हाथ की चाय बनाकर पिला दे। तब से नाच नाच कर ना मैं थक गई हूँ। हाँ अभी बोलती हूँ। चंचल बहू, जा सबके लिए चाय बना ला, और हाँ साथ में थोड़े पकौड़े भी बना लेना। निशा, जा अपने भाभी को रसोई में ले जा। आखिर बेचारी नई दुल्हन करती भी क्या। वो चुपचाप अपनी ननद के साथ रसोई में चली गई और 1 घंटे तक रसोई में खड़े होकर सबके लिए चाय पकौड़ी बनाकर ले आई। अच्छा बहू, अब तू अपने कमरे में जाकर आराम कर ले, और हाँ कल सुबह 4 बजे उठकर नहाकर पूजा पाठ कर लेना। फिर तुम्हें पहली रसोई में सबके लिए पकवान भी तो बनाने हैं। जी मम्मी जी। थक हार कर रात को चंचल अपने कमरे में पहुंची, जहां राहुल उसकी राह देख रहा था। आओ चंचल, बहुत देर कर दी आने में। मैं कब से तुम्हारी राह देख रहा था। याद है ना, आज हमारी सुहागरात है। वैसे आज तुम बहुत सुंदर लग रही हो। राहुल, ये बताओ बाथरूम कहाँ है? और साबुन टाल सब वहाँ है ना? चंचल, मैं तुमसे रोमांटिक बातें कर रहा हूँ और तुम्हें बाथरूम, साबुन, यही सब दिख रहा है। जरा घड़ी में देखो, रात के 12 बज गए। ऊपर से माँ जी ने कहा है कि सुबह 4 बजे उठ जाना। अब आप ही बताओ मैं क्या करूँ? कोई बात नहीं चंचल, मैं तुम्हें सुबह 4 बजे उठा दूंगा। और बाथरूम ये सामने है, उसमें जरूरत की हर चीज है। चलो अब तो आ जाओ। अगले दिन सुबह चंचल 4 बजे उठ गई और नहाकर पूजा पाठ कर घर के कामकाज में लग गई। फिर 6 बजे उसकी सास गीता उठ गई। उठ गई बहू, वाह बड़ी संस्कारी हो। अच्छा चलो अब मेरे लिए चाय बना कर ले आओ। जी माँ जी। चंचल रसोई में जाकर चाय बनाने लगी, लेकिन तभी गीता वहाँ आई। अरे बहू, ये क्या पाप कर दिया तुमने? रसोई में चप्पल पहनकर कौन जाता है? ये कैसे संस्कार हैं तुम्हारे? चलो आज तो मैंने माफ कर दिया, लेकिन ये गलती दोबारा नहीं होनी चाहिए। गीता 2 बातें सुनाकर वहाँ से चली गई। चंचल ने अपनी पहली रसोई में ढेर सारे पकवान बनाए, फिर सबके गंदे बर्तन भी धोए। लेकिन उसने देखा उसकी ननद सुबह के 10 बजे तक भी सो रही है और गीता उसे बड़े प्यार से उठा रही है। उठ जा मेरी बच्ची, अगले महीने तेरी शादी है। इसीलिए तो सो रही हूँ मम्मी, वहाँ मेरी सास इतनी देर कहाँ सोने देगी? ऐसे कैसे नहीं सोने देगी? कोई जल्दी उठाकर तो दिखाए मेरी फूल सी बच्ची को। हाँ, अपनी बेटी फूल, और हमें क्या कांटे लगे हैं? चंचल ने सारा घर का काम निपटाया। फिर कुछ देर आराम करने जैसे ही वो अपने कमरे में जाने लगी, तभी गीता ने उसे टोकते हुए कहा, रुको बहू, कहाँ जा रही हो? ये कपड़े धो लो, ये पर्दे, चादर, और हाँ ये सोफे के कवर भी शादी में सब गंदे हो गए हैं। और हाँ इन्हें हाथ से ही धोना है। हाथ से? घर में वॉशिंग मशीन नहीं है क्या माँ जी? है, लेकिन तुम हाथ से ही धोना।
क्योंकि मशीन में वो चमक नहीं आती। चंचल चुपचाप सारे कपड़े हाथ से धोने लगी। कपड़े धोकर जब वो आई तो उसकी सास ने उसे दिन के खाने की जिम्मेदारी दे दी। फिर शाम के वक्त उसकी मुंह दिखाई के लिए पड़ोस की कुछ औरतें आईं तो उन्होंने चंचल को शगुन में कुछ पैसे दिए, लेकिन उनके जाते ही गीता ने वो सभी रख लिए। अरे बहू, कल को इन सब की बहुएं आएंगी तो मुझे भी तो लौटाने ही होंगे ना, ला इन्हें मेरे पास दे दे, जिसने जितना दिया है उसे उतना ही लौटा दूंगी। और सुन, अब जाकर रात का खाना बना ले, उसमें 2 सब्जी और रायता, और हाँ, मीठे में भी कुछ बना लेना। गीता वो सब शगुन के लिफाफे सास के हाथ में देकर रसोई में चली गई। रात का सारा काम निपटाकर जब वो सोने जाने लगी तो गीता ने उससे कहा, बहू, शादी की भागदौड़ में ना मैं बहुत थक गई हूँ, पैरों में बहुत दर्द हो रहा है, ऐसा कर मेरे पैर दबा दे। हाँ हाँ माँ जी। देर रात तक चंचल अपनी सास के पैर दबाती रही, लेकिन रात में देर से सोने और सुबह जल्दी उठने के कारण चंचल को भी तेज नींद आने लगी थी। फिर गीता ने उससे कहा, बहू, अब तू भी जाकर सो जा, भगवान तुझे जल्द ही चांद सा बेटा दे दे। माँ जी, अगर मैं ऐसे ही 12 बजे सोकर 4 बजे उठती रही तो आपका ये आशीर्वाद ना कभी पूरा नहीं होगा। चंचल कमरे में सोनी चली गई। अगली सुबह फिर वही सब घर के काम। ऐसे ही दिन बीत गए। निशा की शादी का समय आ गया। विदाई के समय गीता निशा की सास से बोली, समधन जी, मेरी बेटी का ख्याल रखना, मैंने बड़े लाड प्यार से पाला है इसे। आप चिंता मत कीजिए समधन जी, जैसे आपने अपनी इकलौती बहू को रखा है ना, ऐसे ही मैं भी आपकी बेटी को रखूंगी। ये सुनते ही गीता के कान खड़े हो गए। उसे अपना सारा किया याद आ गया। निशा की शादी को 2 ही दिन हुए थे कि वो रोते हुए अपने मायके आ गई। क्या हुआ बेटी, तू रो क्यों रही है? मैं अब उस घर में वापस नहीं जाऊंगी मम्मी। पता है, मेरी सास ने पहले दिन से ही सुबह 5 बजे ही मुझे उठाकर नहाने को कहा और फिर घर के सारे काम मुझसे ही कराए। हाय मेरी बच्ची, अब मैं तुझे वहाँ कभी नहीं भेजूंगी। भला ससुराल में पहले ही दिन कौन इतना काम करवाता है अपनी बहू से? भला आज के जमाने में कौन सी सास अपनी बहू को सुबह 5 बजे उठकर नहाने के लिए कहती है? अब आप ही हो। आपने तो पहले दिन मुझे 4 बजे सुबह नहाने के लिए कहा और आज भी मैं सुबह 4 बजे ही उठकर नहाती हूँ। और रही बात काम की, तो यहाँ मैं सारा काम अकेले कर लेती हूँ, लेकिन मैं तो बहू हूँ ना। कोई बात नहीं, लेकिन इस घर की बेटी के साथ कोई ऐसा करे, ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए। मैं तो कहती हूँ तलाक करवा दो इनका। अपनी बहू की बात सुनकर गीता बहुत शर्मिंदा होती है। वो समझ गई जैसा उसने अपनी बहू के साथ किया वही सब उसकी बेटी के साथ हुआ। अगर सभी सास अपनी बहू को बेटी की तरह समझने लगे और किसी भी बहू का ससुराल में पहला दिन ऐसा ना होगा। अब गीता को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने चंचल की मदद के लिए काम वाली बाई लगवा ली। चंचल बहुत खुश हुई। फिर उसने जाकर निशा की सास को भी सब समझाया। निशा की सास ने निशा को वापस बुला लिया और अब वो भी घर के कामकाज में उसका बराबर हाथ बटाती। अब चंचल सुबह आराम से उठती और कामवाली की मदद से जल्दी से सारे काम निपटा लेती। अब वो अपने खाली वक्त में अपनी सेल्फी लेकर सोशल मीडिया पर भी अपलोड करती, जिसका समय उसे शादी के बाद कभी लगा ही नहीं। लेकिन ससुराल में अपना पहला दिन वो आज भी नहीं भूली थी। दिव्या और प्रफुल्ल की शादी को लगभग 1 महीना ही हुआ था। दिव्या के ससुराल में उसके पति के अलावा उसकी सास और एक ननद थी। जब से दिव्या ब्याह के आई थी, घर की सारी जिम्मेदारियां उसी के सर पर आ गई। घर में बेचारी इकलौती बहू सारा दिन सबकी फरमाइशें पूरी करते ही नहीं थकती। अरे दिव्या, मेरा टॉवल कहाँ है? जल्दी दो, मुझे नहाने जाना है। हाँ हाँ, ये लीजिए, सामने ही तो रखा था। बहू, अरे ओ बहू, अरे कहाँ रह गई? चाय आज ही मिल जाएगी या कल तक का इंतजार करूं? जी लाई। सारा दिन बस ये करो वो करो, ऐसा लगता है बहू ने कोई काम वाली लाए हैं जिससे बस सारा दिन काम करवाते रहो। सुबह से शाम तक बस उनकी फरमाइशें पूरी करते रहो। इससे लाख गुना खुश तो मैं अपने मायके में थी, जहाँ मैं बस ऑर्डर करती थी और मेरी माँ मेरी सारी फरमाइशें पूरी करती थी। मेरी ही गलती थी जो अपने पापा की बात मानकर इस घर में शादी के लिए तैयार हो गई। नहीं तो वो कनाडा वाला मनप्रीत आज मुझे रानी बनाकर रखता और विदेश में रहने को मिलता वो अलग। हाय मेरी किस्मत, यहीं आकर फंसना था मैंने। अरे चाय पिलाने का मन नहीं है क्या बहू? लाई लाई मम्मी जी, ये लीजिए आपकी चाय। इसके बाद दिव्या किचन में जाकर खाना पैक करने लगती है। तभी उसकी ननद नैना किचन में आती है। भाभी, अगर मेरा लंच पैक हो गया हो तो दे दो, मुझे कॉलेज के लिए देर हो रही है। हाँ नैना, बस 2 मिनट, ये लो। नैना टिफिन लेकर वहां से चली जाती है। दिव्या सारा दिन अपने ससुराल वालों की खुशियों का ख्याल रखती, लेकिन अंदर ही अंदर कुढ़ती भी रहती। एक ये महारानी, पता नहीं कब इसकी शादी होगी और कब ये अपने ससुराल जाएगी। माँ ने कहा था बेटी बस कुछ दिन झेल ले, इसके बाद तो ब्याह कर चली जाएगी, लेकिन पता नहीं कब इसकी शादी होगी और कब ये यहाँ से जाएगी। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। अब नैना अपनी ग्रेजुएशन पूरी कर लेती है और उसके घर वाले उसकी शादी के लिए लड़का देखना शुरू कर देते हैं।
एक रोज संडे वाले दिन नैना अपने चेहरे पर ब्लीच लगाकर बाहर आती है। तभी उसकी माँ कमला उससे कहती है, वाह मेरी रानी बिटिया, अपना कितना ध्यान रखती है। बस अपने चेहरे को ऐसे ही चमकाती रह, फिर देख तेरी माँ तेरे लिए क्या राजकुमार ढूंढ कर लाएगी। राजकुमार? आगे चलकर इसने भी मेरी तरह काम वाली ही बनना है। वैसे आशा बहन ने अपनी नैना के लिए एक बढ़िया रिश्ता बताया है, परसों लड़के वाले इसे देखने आ रहे हैं। क्या सच में माँ? मेरी छोटी सी बहन कब इतनी बड़ी हो गई, पता ही नहीं चला। लड़के वाले? अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। अब नैना की शादी हो जाएगी। चलो अच्छा है, कम से कम इससे जान तो छूटेगी और मेरा काम तो कम होगा। कुछ देर बाद नैना अपना चेहरा धोकर आती है तो उसके चेहरे पर लाल रंग के बड़े बड़े धब्बे उभर आते हैं। वो जोर से चिल्लाते हुए बाथरूम से बाहर आती है। ओ नो, ये मेरा चेहरा, ये मेरे चेहरे को क्या हो गया? सत्यानाश, परसों तुझे देखने लड़के वाले आ रहे हैं और तू है कि अपना पूरा चेहरा जलाकर बैठ गई। अरे लड़के वाले तुझे ऐसे देखेंगे तो झट से ना कर देंगे। ओ गॉड, अब क्या करें? आप टेंशन मत लीजिए, ये जरूर इसे ब्लीच से एलर्जी हुई होगी। मैं अभी इसके चेहरे पर मुल्तानी मिट्टी लगा देती हूँ, साथ ही बर्फ से सिकाई कर देती हूँ, कल तक ठीक हो जाएगा। इसके बाद दिव्या मुल्तानी मिट्टी का पैक बनाकर नैना के चेहरे पर लगा देती है। इसके बाद वो अपने कमरे में जाकर अपनी माँ को फोन करती है और कहती है, ओफो माँ, ये अच्छी बहू बनने का ड्रामा ना अब मुझसे और नहीं होता। और तुमने तो कहा था कि तेरी ननद शादी करके चली जाएगी तो फिर इस घर पर तेरा ही राज होगा, पर अब तो शादी को 4 महीने होने को आ गए, लेकिन ये तो अभी तक इसी घर में पड़ी है। और तो और अपना सारा मेकअप तक मैंने इसे देकर रखा है ताकि ये सुंदर दिखे और इसकी शादी हो। हाय मेरी नाजुक बच्ची को वहां जाकर कितना काम करना पड़ रहा है। तू चिंता मत कर, तेरी ननद की शादी हो जाएगी तो फिर तो तेरा ही तेरा राज है उस घर पर। अच्छा माँ, अब मैं फोन रखती हूँ और जरा देख कर आती हूँ उस महारानी का चेहरा ठीक हुआ भी या नहीं। दिव्या जाकर देखती है तो नैना का चेहरा पूरी तरह ठीक हो चुका होता है। थैंक यू भाभी, आपके हाथों में तो जादू है जादू। हाँ मेरी प्यारी ननद, अब तुम देखना मैं तुम्हें परसों कैसे तैयार करती हूँ। जब लड़के वाले आएंगे तो वो सब तुम्हें देखते ही रह जाएंगे। और आखिर वो दिन भी आ जाता है जिस दिन लड़के वाले नैना को देखने आते हैं। उस दिन दिव्या सुबह तड़के उठकर ही घर की साफ सफाई में लग जाती है। रामू, जल्दी से सभी पर्दे, बेडशीट और सोफा कवर, टेबल कवर बदल दो। और हाँ, इसके बाद सभी खिड़कियां दरवाजे अच्छे से साफ कर दीजिए और घर में एक भी जाला नहीं दिखना चाहिए। उसकी आवाज सुनकर सभी घर वाले भी उठ जाते। दिव्या, तुम इतनी सुबह सुबह क्यों उठ गई और ये कारखाने से रामू को क्यों बुला लिया? देखिए जी, आज मेरी इकलौती ननद को लड़के वाले देखने आ रहे हैं तो उनकी खातिरदारी में कोई कमी ना रह जाए, इसलिए रामू को भी अपनी हेल्प के लिए बुला लिया। और आज रामू किचन में भी मेरी मदद करेगा तो आज सारा दिन वो यहीं रहेगा। सचमुच बड़े ही भाग्यशाली हैं हम बहू जो तुम इस घर में आई। सच में भाभी, भाभी हो तो आपके जैसी। अरे नैना, तुम क्यों इतनी जल्दी उठ गई? तुम अपनी नींद पूरी लो, तभी तो फ्रेश रहोगी और तभी तो चेहरे पर रौनक आएगी। सारा काम मैं खुद देख लूंगी। सारा काम निपटाकर दिव्या नैना को अपनी अच्छी सी साड़ी पहनाकर और उसका मेकअप करके तैयार कर देती है। साथ ही उसे अच्छे से सब समझा देती है कि किस सवाल का क्या जवाब देना है। दिन के समय लड़के वाले आ जाते हैं। दिव्या उनके सामने खाना परोसते हुए कहती है, ये लीजिए, ये सब नैना दीदी ने अपने हाथों से बनाए हैं। बहुत ही टैलेंटेड है ये। सुबह 5 बजे से उठकर तैयारियों में लगी हुई थी। खाना तो क्या लाजवाब बनाती है। अब सचमुच खाना तो बहुत ही अच्छा बना है भाई। अच्छा नैना, अपने बारे में कुछ बताइए, आपको क्या पसंद है और क्या नहीं? इसके बाद नैना वही बोलती है जो दिव्या ने उसे कहा होता है। जी, जो मेरे मायके वालों को पसंद है वो हर चीज मुझे पसंद है, और शादी के बाद मेरे ससुराल वालों को जो पसंद होगा वही मेरी पसंद होगी। सचमुच क्या संस्कार हैं भाई। इसके बाद लड़के वाले रिश्ता पक्का करके चले जाते हैं। दिव्या अपने कमरे में जाकर अपनी माँ को फोन मिलाती है। मम्मी, फाइनली रिश्ता पक्का हो गया। हाश, सचमुच बड़ी संतुष्टि मिली आज। इसके बाद दिव्या अपने पंडित को पैसे देकर इसी महीने में मुहूर्त निकालने को कहती है। पंडित बिल्कुल वैसे ही करता है। इसके बाद तो दिव्या की खुशी का ठिकाना नहीं रहता और वो खुशी खुशी सारी जिम्मेदारी अपने ऊपर ले लेती है। नैना के लिए शॉपिंग से लेकर उसके पार्लर तक, मेहंदी वाले से लेकर डीजे वाले तक सबका इंतजाम वो कर लेती है। दिव्या उस दिन बहुत खुश थी। वो हर जगह अपनी ननद के साथ थी। अगली सुबह नैना की विदाई हो जाती है। नैना की शादी के 2 दिन बाद दिव्या काफी उदास अपने कमरे में बैठी थी। तब उसका पति प्रफुल्ल उससे कहता है, क्या हुआ दिव्या, तुम इतनी उदास क्यों हो? प्रफुल्ल, मैं हमेशा सोचती थी कि नैना जल्दी से ब्याह कर अपने ससुराल चली जाए,
लेकिन अब जब वो चली गई तो उसके बिना ये घर कितना खाली हो गया। ऐसा लग रहा है मानो मुझसे मेरी बहन बिछड़ गई हो। इसके बाद प्रफुल्ल हंसते हुए उसे गले लगा लेता है। वो कहते हैं ना कि किसी की अहमियत उसके जाने के बाद ही पता चलती है। दिव्या के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। नैना की शादी के बाद उसे अपनी ननद की अहमियत समझ में आई।